पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने APC में खिताब से ऐसी गर्द उड़ाई है जिससे हर कोई अटा दिखाई देता है। मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत, उसके लाने वालों, नैब और अदलिया पर संगीन नवीयत के सवालात उठाए हैं। क्या मियां नवाज शरीफ के इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत है या ये लंदन में उनके क़याम में इजाफे का कोई बहाना है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बुजुर्ग सियासतदान और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड वजीरुद्दीन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब, APC का शोर है, सवालात उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ और खुफिया मुलाकातों की बातें भी की जा रही हैं। आपके ख्याल में ये जो APC है, इससे कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? मुझे कुछ उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। सबसे पहले तो ये है कि वहीं पर जिसको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ होने लगी। फजलुर रहमान साहब की जो स्पीच थी उसके सिलसिले में, जैसे आपको पता है, रुकावटें आई। वो एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ थी और फजलुर रहमान उस अलायंस के, मैं समझता हूँ, अहम तरीन रुकन हैं, इस लिहाज से कि जो स्ट्रीट पावर उनके पास है वो ना PP के पास है, ना नून लीग के पास है। अगर इन्होंने कोई मूवमेंट चलाना है तो फजलुर रहमान साहब के बगैर वो नहीं चला सकते, लेकिन इन्होंने उनके साथ भी बड़ी ज्यादती की। और उससे पहले ये सारे के सारे जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी पहुंचे। वहाँ पर ISI के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे, वज़रा साहबान भी मौजूद थे। वहाँ तो इनकी गिग्गियाँ बंधी हुई थी। और उसके बाद जब इन्होंने तकरीरें की, और खुसूसन नवाज शरीफ ने जो तकरीर की, और नवाज शरीफ की स्पीच तो पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। वो तो इंडिया के लोगों को एड्रेस कर रहे थे, वो तो पाकिस्तान के दुश्मनों को एड्रेस कर रहे थे। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने नून लीग को उस स्पीच की बुनियाद पर जिस कदर नुकसान पहुँचाया है, वो तो अपने दौरे हुकूमत में भी उन्होंने नहीं पहुँचाया। जस्टिस साहब, मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों से भी शिकायत है। बकौल उनके अदालतें उनके केसेस तो तेज़ रफ्तारी से निपटाती हैं, लेकिन हुकूमती शख्सियात और दूसरे हलकों के केसेस के मामले में नरमी बरती जाती है। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें किसी दबाव का शिकार हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि अदलिया के फैसले जो हैं वो दबाव के तहत हो रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमेशा की तरह अकाउंटेबिलिटी का रुख हस्ब इख्तिलाफ या ऑपोजिशन की तरफ है। और अकाउंटेबिलिटी अगर तो उसने अपील करना है लोगों को, लोगों का भरोसा गेन करना है, क्रेडिबिलिटी हासिल करनी है, तो जहां ऑपोजिशन के रहनुमाओं की अकाउंटेबिलिटी हो रही हो, एहतसाब हो रहा हो, वहाँ उन लोगों का एहतसाब भी साइड बाय साइड होना चाहिए। और उसी तनदही से होना चाहिए कि हुकूमत के लोगों में और ऑपोजिशन के लोगों में जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई फ़र्क नज़र ना आए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो यही रही है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस दुरुस्त होता है। वो लोग जिनका एहतसाब हो रहा होता है वो यकीनन उन मामलात में मुलव्वस होते हैं कि जिनके सिलसिले में एहतसाब हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि हुकूमती अफराद का एहतसाब नहीं हो रहा होता, तो नतीजे के तौर के ऊपर वो सारा प्रोसेस जो है वो या जल्द या बदेर वो डिलेड हो जाता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि कोई ना कोई NRO आ जाती है, कोई ना कोई और रास्ता निकल जाता है, और नतीजे के तौर के ऊपर इस मुल्क में इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं हुई। और जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी इस वक्त हो रही है, ये भी गालिबन जल्द या बदेर साबित होगा कि ये इफेक्टिव नहीं होगी। वजीरुद्दीन साहब, अपोजिशन भी कमज़ोर सही, मियाँ साहब के शिकवे भी बेअसर, लेकिन हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी को हम कहाँ फिट करें? आपके ख्याल में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी कैसी है और क्या इसमें बेहतरी की भी कोई उम्मीद है? जहाँ तक कि इनकी 2 साला कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं
उसमें इनकी कारकर्दगी जो है बदतरीन कारकर्दगियों से कंपेरेबल है। जितने इन्होंने कर्ज लिए हैं, जिस नौइयत से इन्होंने महंगाई की है, जिस नौइयत से मुलाजमतें नहीं हैं, यानी अब तो सूरत हाल ये है कि हर चंद हफ्तों के बाद दवाओं की कीमतें ये बढ़ा देते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो कीमतें हैं बढ़ा देते हैं, और अपने इर्द गिर्द नहीं देखते कि यही कंपनियां जिनकी कीमतें ये बढ़ाते हैं ये हिंदुस्तान में यही दवाएं किस कीमत के ऊपर बेच रही हैं। आधे और पौने रेट्स के ऊपर ये वही दवाएं हिंदुस्तान में बेच रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कीमतें ये बढ़ा देते हैं। और न कोई सेहत का इंतज़ाम है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ये नवाज शरीफ को कुछ भी कहते रहें या शहबाज शरीफ को कुछ भी कहते रहें, लेकिन बात यह है कि वो जो पेशावर की BRT है वो तो एक तो जिसको कहते हैं कि बड़ा लेट उसका स्टार्ट हुआ, और फिर वो स्टार्ट किया वो तो समझ लीजिए कि एक स्टिल बॉर्न प्रोजेक्ट है। हर चंद रोज के बाद उसमें से किसी बस को आग लग जाती है। तो इन्होंने तो इस 2 साल में कोई एक काम भी सीधा नहीं किया। इनके पास तकरीबन 2 सूबों की टोटल हुकूमत मौजूद है, वहाँ इन्होंने कौन से बेहतरी के काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने बकिया मुद्दत पूरी करनी है और आइंदा सियासी तौर के ऊपर अपने आप को और अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, तो जब तक ये बेहतरी के काम नहीं करेंगे, आवाम की वेलफेयर के काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इनका फ्यूचर जो है कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, इस सारे मामले में एक मशकूक किरदार जिस पर सबसे ज़्यादा सवालात हैं वो नैब का है। तो क्या नैब को ख़त्म कर दिया जाए तो हालात बेहतर होंगे या इसके कवानीन में कोई तब्दीली की गुंजाइश? नहीं, मैं नहीं समझता कि नैब को ख़त्म करना चाहिए, ना ही मैं ये समझता हूँ कि नैब के कवानीन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नैब के इदारे को जो लोग रन कर रहे हैं उनके बारे में एक वाज़ेह शिख ये मौजूद होनी चाहिए कि अगर आप अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, हस्ब इख्तिलाफ का आप एहतसाब कर रहे हैं, तो हुकूमत के लोगों को मत भूलिए, हुकूमत के लोगों की तरफ से नजरें ना हटाइए। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो बैलेंस प्रोसेस होगा और सारों के साथ यकसा सलूक होगा तो अकाउंटेबिलिटी कामयाब हो सकती है। और अब तक जो ये नाकाम हुई है उसकी वजह यही है कि वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी होती है, सिर्फ हस्ब इख्तिलाफ की अकाउंटेबिलिटी होती है, और सरकारी लोग उन्होंने कुछ भी किया हो वो हमारे जो एहतसाबी इदारे हैं वो लोग उनको नज़र नहीं आते। उनको बुला भी लेते हैं, कोई छोटी मोटी कार्रवाई भी कर लेते हैं, लेकिन एक तो उसमें वो शद्दोमद नहीं होता, और दूसरा ये है कि उनमें से कम से कम मौजूदा दौर में किसी भी सरकारी जमात से मुताल्लिक शख्स की या उनके एलाइज में से किसी की अब तक कोई पनिशमेंट, कम से कम कोई सिग्निफिकेंट पनिशमेंट मेरी निगाह से नहीं गुजरी, जबकि अपोजिशन के कई लोगों के बारे में पनिशमेंट्स हुई हैं और वो अपील के लेवल के ऊपर भी मामला पेंडिंग में हैं। तो ये जहाँ पर इस तरह की डिस्पैरिटी होती है वहाँ शकों को शुबहात पैदा होते हैं, और फिर वो लोग जिन्होंने वाकई गुनाह किए होते हैं, वो लोग जिन्होंने वाकई जराइम किए होते हैं, वो फिर इस स्क्रीन के पीछे पनाह ले लेते हैं और नतीजे के तौर के ऊपर सारा प्रोसेस फिजल आउट कर जाता है। जस्टिस साहब, यहाँ पे मैं एक नुक्ता आपसे पूछना चाहूँगा। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे और चीफ जस्टिस भी रहे सिंध हाई कोर्ट के, कि जब हम अदालतों के रिमार्क्स अक्सर सुनते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं तो यूँ महसूस होता है गोया अदले जहांगीरी की मिसाल कायम की जाने लगी है, लेकिन जब फैसला आता है तो वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो क्या कानून के मुताबिक रिमार्क्स और फैसले में कोई मुताबिकत होनी भी ज़रूरी है? जहाँ तक के रिमार्क्स का ताल्लुक है, कई मरतबा रिमार्क्स में और फैसलों में इनकन्सिस्टेंसी होती हैं,
तो मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर सवालात जो पूछे जाते हैं अदालतों में, तो जज साहिबान अपने इत्मीनान के लिए वो सवालात पूछते हैं और फिर उसके बाद उन सवालात का जब मवाजना फैसलों से किया जाता है तो दोनों में फ़र्क नुमाया होता है और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जज साहिबान को सवालात पूछने में भी एहतियात करनी चाहिए और कम से कम उस स्टेज के ऊपर जब केस चल रहे हों उस स्टेज के ऊपर अपने रुझानात का किसी भी नौइयत से इजहार नहीं करना चाहिए। जी वजीरुद्दीन साहब, मुझे आखिरी सवाल जो है वो आपकी पार्टी के बारे में पूछना है। आप भी एक पार्टी के अहम रहनुमा हैं। आम लोग इत्तेहाद पार्टी के पास क्या मंशूर है जिससे वो अवाम के मसाइल हल करने का इरादा रखती है? जहाँ तक कि हमारी पार्टी का ताल्लुक है, ये जो अब आगे बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं, अल्लाह करे हो जाएं और साफ शफाफ हों, उसमें इंशाअल्लाह हम भरपूर हिस्सा लेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट कोई पावर हासिल करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट कोई पैसा हासिल करना नहीं है, पोजीशन हासिल करना नहीं है, बल्कि हम तो खिदमत करना चाहते हैं। बल्कि हम तो यहाँ तक भी हैं कि अगर कोई दूसरा खिदमत कर रहा है तो हम उनके साथ भी मावनत करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा नज़्बुल ऐन ज़ाती मफाद किसी भी सूरत में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आम लोग इत्तेहाद का एक अच्छा मुस्तकबिल है, क्योंकि बेहतर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छे इरादों के साथ, अच्छी नीयतों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा खला इस नौइयत से है कि यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं तो उनको नाम नहाद पॉलिटिकल पार्टीज़ कहूँगा, वो एक्सपोज हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा खला है और लोग मुतबादिल तलाश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आम लोग इत्तेहाद ही वो मुतबादिल होगा और आम लोग इत्तेहाद ही वो जिम्मेदारियां पूरी करेगा जो पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी ने अब तक पूरी नहीं की हैं। ये थे जस्टिस रिटायर्ड वजीरुद्दीन अहमद साहब जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ना अहल कहें, गद्दार कहें, सदा याफ्ता कहें या फिर भगोड़ा, हम सब कहीं ना कहीं इल्ज़ाम तराशियों के ज़रिए पाकिस्तान के मसाइल को मज़ीद उलझा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम शख्सियात और इदारे अपनी ज़ाती अना को पसे पुश्त रख कर पाकिस्तान के लिए सोचें। इसके साथ ही अपने मेज़बान वकास गौरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्राइम टाइम विद वकास गौरी।